हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग अगला पार्ट देखने वाले, पार्ट 11 ऑफ इंडियन इकोनॉमी मेंस 365, जो कि विजन आईएएस के तरफ से रिलीज़ किया गया है। इसमें हम लोग 2026 के लिए जो मेंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम लोग कवर करने वाले हैं, डिटेल्स जानने वाले हैं। नेक्स्ट अभी जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो है ड्यूओपोलिस डोमिनेटिंग द इंडियन मार्केट। अभी इसका मतलब होता क्या है? ड्यूओपोलिस मतलब दो सप्लायर्स होते हैं, वो डोमिनेट करते हैं पूरा इंडियन मार्केट। कोई भी सर्विस सेक्टर में या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दो कंपनीज होगी और वही या टू सप्लायर्स होंगे, वही पूरा डोमिनेट करते हैं। ठीक है, तो अभी न्यूज़ में क्यों है ये टॉपिक? क्योंकि जो इंडिगो का एविएशन सेक्टर का जो इशू हाईलाइटेड है अभी, जो कंसर्न एंड इश्यूज फेस किए ड्यू टू ड्यूओपोली, ठीक है, उससे रिलेटेड देखेंगे। अभी ड्यूओपोली तो हम लोगों ने देखा क्या है वो, जहाँ पे टू सप्लायर्स डोमिनेट करते हैं मार्केट में फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी और सर्विस। जैसे ये एविएशन सेक्टर के अंडर सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ड्यूओपोली सिट्स प्रिकॉशियसली बिटवीन कंपटीशन एंड दी मोनोपोली, टू फ्यू टू कम्पीट विगरसली, टू मैनी टू कोल्यूड ओपनली। ठीक है, तो दो ही कंपनीज एग्जाम्पल। और इसके अलावा इंडियन मार्केट में और कौन से एग्जाम्पल्स है? जैसे ओला और उबर के कैब सर्विसेज है, दो ही कंपनीज है जो डोमिनेट करती है। स्विगी एंड जोमेटो फूड डिलीवरी में। रीजंस क्या है ड्यूओपोली एस्टैब्लिशमेंट या राइज का? हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि अभी ड्यूओपोली की नीड क्यों है? जैसे कि एविएशन सेक्टर के बारे में हम लोग जानते हैं, सबसे ज़्यादा कंपटीशन, मतलब सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइजेस कौन प्रोवाइड करता है? इंडिगो। ठीक है, तो उसको भी, जैसे अभी जियो का भी एग्जांपल आप देखोगे, जियो ने पूरा मार्केट डोमिनेट किया है, बट अगर ऐसे हुआ कि जियो ही रहा लास्ट तक, तो वो अपने प्राइजेस बढ़ाते जाएगा, एक्सप्लॉइट करते जाएगा। हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट, मैनी एंट्री एंड सर्वाइवल डिफ़िकल्ट फॉर स्मॉलर फर्म्स, जैसे कि एविएशन सेक्टर के लिए होता है। नेटवर्क इफेक्ट्स में देखेंगे हम लोग, बिग फर्म स्पेंड करती है, ठीक है, टू एक्वायर मोर कस्टमर्स, इससे कंपटीशन भी कम हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है जियो ने जैसे किया है। रेगुलेटरी गैप्स, जो कि गैप्स है रेगुलेशन में, लूपहोल्स है, स्ट्रिक्ट लाइसनिंग, स्पेक्ट्रम एलोकेशन प्रोसेसेस एंड कॉम्प्लेक्स ऑपरेशनल रेगुलेशंस फेवर मैसिव established corporations that have resources to navigate the system while choking smaller rivals। तो जो ऑलरेडी established brands है वही न्यू सेक्टर्स में जा सकते हैं। तो ये रेगुलेटरी गैप्स छोटे स्मॉल कंपनीज, न्यू कॉम्पिटिटर्स के लिए ये पार्टिसिपेट उनको करने नहीं देता है, ईजी उनके लिए नहीं है। लैक ऑफ प्रोएक्टिव मार्केट डिज़ाइन, रेगुलेटरी बॉडीज हैव हिस्टोरिकली स्ट्रगल्ड टू मेंटेन अ डाइवर्सिफाइड प्लेइंग फील्ड, often acting reactively rather than setting structural guidelines to protect smaller mid-tier firms from being undercut। challenges क्या है जो ड्यूओपोली में फेस किए जाते हैं? इन्फ्लेटेड प्राइजेज एंड रिड्यूस अफोर्डेबिलिटी, दो ही कंपनीज रहेगी वो तो प्राइजेस बढ़ाते जाएगी, कंपटीशन है ही नहीं। लैक ऑफ कॉम्पिटेटिव प्रेशर लेट्स फर्म्स डोमिनेट, रेज प्राइजेस विथ लिटिल रेजिस्टेंस, इंक्रीजिंग कंज्यूमर कॉस्ट। एग्जाम्पल फूड डिलीवरी में जैसे हम लोग देखेंगे। लिमिटेड कंज्यूमर चॉइस एंड मार्केट ऑप्शंस, कंज्यूमर्स के पास ऑप्शंस कम हो जाते हैं, चॉइसेस कम हो जाती है। स्टेगनेशन इन इनोवेशन, स्टेगनेशन आ जाएगा, पता है कि बिजनेस तो चल ही रहा है, तो इनोवेशन की नीड ही क्या है? जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर एग्जांपल हो गया। एक्सेसिव लॉबिंग पावर एंड रेगुलेटरी इन्फ्लुएंस, जैसे कि पावरफुल ड्यूओपोलिटिक फर्म्स जो होती है, ड्यूओपोलिस्टिक फर्म्स होती है, दे कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट and block new technologies। Systematic vulnerability and capacity failures, failure of one player can lead to the economy wide loss and unsatiated demand। तो अगर एक कोई भी कंपनी को इशू होता है, दो कंपनीज है, एक को इशू होगा तो दूसरा भी वो इशू फेस करेगा ही करेगा। अभी रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स क्या है? एक तो है कॉम्पिटिशन एक्ट, ठीक है, इसके अलावा सेक्टरल रेगुलेशंस के लिए अलग अलग रेगुलेटर्स है, जैसे कि ट्राई हो गया, डीजीसी एविएशन सेक्टर के लिए हो गया, ठीक है, तो ये रेगुलेट करते हैं। कंक्लूजन में आप लोग क्या लिख सकते हो? इंडिया में जो एमर्जिंग ड्यूओपोलीज है ये क्या है? इनके लिए पोस्ट फैक्टो रेगुलेशन होना चाहिए टू प्रोएक्टिव मार्केट डिज़ाइन। दिस इंक्लूड्स स्ट्रेंथनिंग सीसीआई's पावर्स, improving coordination between CCI and sectoral regulators, lowering entry barriers। तो एंट्री बैरियर्स हमको
कम करने हैं, जैसे कि और भी फर्म्स कंपनीज आके पार्टिसिपेट कर पाए थ्रू रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एंड शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ensuring ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग एंड डेटा पोर्टेबिलिटी टू एम्पावर कंज्यूमर्स। तो ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये जो हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेंस में आप इसके ऊपर एक पक्का इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपको इसके ऊपर आंसर क्वेश्चन मिलेगा। इसका न्यूज़ में क्यों है वो तो एक पार्ट हो गया। एसईजेड होते क्या है? एसईजेड दे आर स्पेसिफिकली delineated ड्यूटी फ्री एनक्लेव्स ट्रीटेड एज फॉरेन टेरिटरी फॉर ट्रेड ऑपरेशन एंड कस्टम ड्यूटीज़। तो ये गवर्नमेंट सेटअप करती है, गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, ठीक है। करंट स्टेटस इंडिया में क्या है? 368 नोटिफाइड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं इंडिया में। लीगल प्रोविजंस 2005 का एक्ट है और रूल्स हैं 2006 के, वो इसको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। चैलेंजेस देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चैलेंजेस क्या है एसईजेड के लिए? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, लैंड एक्विजिशन बहुत डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्टी इन एक्वायरिंग लार्ज कंटेजियस लैंड पार्सल्स, रेगुलेटरी डिस्प्यूट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट जैसे हो गए, ओवर एग्जम्पशन, कंप्लायंस एंड अप्रूवल प्रोसेसेस। एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस करते हैं, उसके ऊपर मेंटेन होना भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई कोई रीजन्स में काफ़ी सारे एसईजेड्स हैं, कोई कोई रीजन्स में है ही नहीं, सिर्फ फ्यू स्टेट्स में उनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो गैप्स है, कनेक्टिविटी नहीं है, पावर सप्लाई एंड लॉजिस्टिक फेलियर्स भी इनके लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। सिग्निफिकेंस देखेंगे हम लोग। सिग्निफिकेंस क्या है एसईजेड के? सबसे पहला सिग्निफिकेंस है एक्सपोर्ट के लिए ग्रोथ है, ठीक है। ड्यूटीज़ कम लगती है, एक्सपोर्ट प्रमोशन होता है, गवर्नमेंट ने वो स्कीम्स बनाई है, रूल्स बनाए हैं उनके लिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हब, दे एक्ट एज द इन्वेस्टमेंट हब, अराउंड 8 लाख करोड़ कंबाइंड डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है एसईजेड्स में। जॉब क्रिएशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जैसे कि ये सारे पोर्ट्स डेवलप हुए, मुंद्रा पोर्ट, कांडला पोर्ट, श्री सिटी, गिफ्ट सिटी। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे ये कहाँ पे है सारे पोर्ट की लोकेशन एंड सिटीज़ की लोकेशन। टेक एंड इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एसईजेड्स, जैसे कि हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर सेक्टर्स में देखा गया है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, इंडिया भी ग्लोबली कॉम्पिटिटिव दूसरे कंट्रीज़ के साथ कम्पीट कर सकती है बिकॉज ऑफ एसईजेड्स। गवर्नमेंट के इसके अलावा मेजर्स क्या है प्रमोट करने के लिए एसईजेड्स? एक पॉलिसी लाई गई थी 2000 में, ठीक है। ये क्या कर रहा था, जो भी जोन्स है, जो एसईजेड्स हैं, इनको दे ग्रोथ इंजिन्स के जैसे ये लोग यूज़ कर रहे थे बाय प्रोवाइडिंग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अट्रैक्टिव फिस्कल फ्रेमवर्क बाय बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल्स। इसके अलावा एक्ट लाया गया था 2005 में और रूल्स 2006 में। ये क्या थे? दे वर सिंप्लीफाइड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स विद सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, इनको प्रोवाइड किया गया था दोनों ही चीज़ों में, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी। अभी कोई पर्टिकुलर एसईजेड्स बनाए गए फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। 2025 में गवर्नमेंट ने 2 ऐसी सिटीज़ को नोटिफाई किया, एक सानंद गुजरात में जो है और एक द्रावड़ जो कर्नाटका में है। ये सिर्फ 2 ये ऐसी एसईजेड्स है जो सिर्फ सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के ऊपर फोकस करेगी। इनिशिएटिव इसके अलावा क्या है? ड्यूटी फ्री इंपोर्ट और डोमेस्टिक प्रोक्यूरमेंट रहेगा इनके लिए, और सप्लाईज ऑफ एसईजेड आर जीरो रेटेड अंडर IGST, जो इंटीग्रेटेड जीएसटी है उनके लिए ज़ीरो रहेगा, ठीक है। वे फॉरवर्ड में लेजिस्लेटिव ओवरऑल, जैसे कि वे फॉरवर्ड में हम लोग जो जो चैलेंजेस है उसी को हम लोगों को देखना है कि इसको और कैसे इम्प्रूव हो सकता है। जैसे कि हमको 2005 का जो एक्ट है अभी इसको थोड़ा सा हमको आउटडेटेड हो गया है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब लेजिस्लेशन टू ऑफर मोर फ्लेक्सिबल लैंड यूज, तो हमको ये सारे रूल्स रेगुलेशंस हमको सिंप्लीफाई करने। इसके अलावा एक कमेटी भी थी, बाबा कल्याणी कमेटी, इसके भी रिकमेंडेशंस थे एसईजेड्स के रिलेटेड। इन्होंने क्या बोला है? फ्रेमवर्क शिफ्ट फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ टू ब्रॉड बेस्ड एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सिर्फ ये लोग क्या बोल रहे हैं कि एक्सपोर्ट के ऊपर हमको सिर्फ नहीं फोकस करना है, बट वी ऑल्सो हैव टू फोकस ऑन दी एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द रीजन, और उसको इकोनॉमिक एनक्लेव्स में बनाने के ऊपर हमको फोकस करना है। इसके अलावा एक और शिफ्ट उन्होंने बोला है, शिफ्ट फ्रॉम सप्लाई ड्रिवन टू डिमांड ड्रिवन अप्रोच, ठीक है, टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, से एफिशिएंसी भी बढ़ेगी।
enhance competitiveness by enabling ecosystem development by funding high scale multimodal connectivity, business services and utility infrastructure. इसके अलावा दूसरे क्या चीज़ें हम लोग लिख सकते हैं, डोमेस्टिक मार्केट्स के साथ इनका इंटीग्रेशन होना चाहिए. अलाउिंग पार्शल नॉन SEZ यूज़, तो हमको लैंड यूज़ में ड्यूअल यूज़ लैंड का इनको हमको फैसिलिटेट करने के लिए देना चाहिए. सिनर्जी विद द इंडस्ट्रियल इनिशिएटिव्स, जैसे कि अलाइनिंग SEZ विद द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स एंड कनेक्टिंग देम डायरेक्टली टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एंड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क्स टू रिड्यूस ट्रांजिट कॉस्ट. तो इनको स्कीम में भी इनको कनेक्टिविटी लानी है, ये बताया गया है. कंक्लूजन आप देख के एक बार लिख सकते हो. ठीक है, थोड़ा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, डिमांड ड्रिवन ग्रोथ, ये आपको की टर्म्स याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ये की टर्म्स. देखिए अभी ये कीवर्ड्स भी आप लोग एग्ज़ाम में लिख सकते हो, एग्ज़ाम में आपके आंसर्स में आप लोग लिख सकते हो. भव्य योजना क्या है, प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स क्या होते हैं, हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस में देखे. ग्लोबल वैल्यू चेन्स क्या होती है, स्माइलिंग कर्व, कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया, ये सारे वर्ड्स आप अपने आंसर में यूज़ करोगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स ही फेच होंगे. ये इसके अलावा एक क्वेश्चन है, आप लोग ये भी देख लीजिएगा. नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक 8, जो कि हमारा सर्विस सेक्टर से रिलेट करता है. इसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया के बारे में. इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया के बारे में देखेंगे. अभी रिसेंटली ही अभी न्यूज़ में क्यों है ये, क्योंकि पार्लियामेंट में रिसेंटली पास हुआ है सबका बीमा सबकी रक्षा, अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉज एक्ट 2025, ये पास किया गया है. ये एक्ट क्या करता है, अमेंड करता है इंश्योरेंस एक्ट 1938 को, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1956 को एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 को. इसको सबको ये अमेंड करता है. चैलेंजेस क्या है इंश्योरेंस सेक्टर जो हमारे यहाँ पे फेस करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. चैलेंजेस देखिए आप कॉमन लिख सकते हो, इंश्योरेंस के बारे में कोई भी आंसर आया आपको यही पॉइंट्स लिखनी है उसमें. इंश्योरेंस सबसे बेसिक हम लोग क्या पढ़ते हैं, NCERT में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, लो पेनिट्रेशन है ही नहीं. इंश्योरेंस के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है इंश्योरेंस होता क्या है, वर्क कैसे होता है, कैसे उनके लिए फ़ायदेमंद है. कितना है अभी इंश्योरेंस, स्टिल रिमेन्स एट 3.7% ऑफ द GDP. कैपिटल कंस्ट्रेंट्स है, जैसे कि मिनिमल कैपिटल कॉस्ट ये हाई होता है, तो स्मॉल प्लेयर्स, स्मॉल कंपनीज है वो इसमें एंटर नहीं कर पाती है. ठीक है, इससे क्या होता है, रूरल एंड अंडरसर्व्ड एरियाज में भी इनका पेनिट्रेशन कम है. लो फॉरेन कैपिटल एंड री इंश्योरेंस कैपेसिटी, जैसे कि रेस्ट्रिक्शंस ऑन FDI, गवर्नमेंट ने FDI को भी लिबरलाइज किया है, पहले नहीं तो FDI भी इसमें अलाउड नहीं था. रेस्ट्रिक्शन ऑन FDI एंड हाई नेट ओन्ड फंड नॉर्म्स फॉर फॉरेन री इंश्योरेंस रिड्यूस कैपिटल इनफ्लोज and risk sharing capacity affecting solvency and product expansion. Weak regulatory oversight and governance, जैसे कि इनकी रेगुलेटरी बॉडी है IRDAI, ये बॉडी क्या करती है, इसके ऊपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इसको वॉच करती है, इंश्योरेंस सेक्टर को, इंश्योरेंस कंपनीज को, बट इनकी रेगुलेटरी पावर बहुत वीक है. जैसे लिमिटेड पावर ऑफ IRDAI अर्लियर कंस्ट्रेंड इफेक्टिव सुपरविजन अलाउिंग गवर्नमेंट लैप्सेस, इनएफिशिएंसीज भी देखी गई है, एंड रिस्क टू पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट. इसके अलावा फाइनेंशियल लिटरेसी भी नहीं है एंड मिस सेलिंग ऑफ दी पॉलिसीज, जैसे कि अवेयरनेस कम है एंड सब ऑप्टिमल एडवाइजरी सर्विसेज लीड टू पोटेंशियल मिस सेलिंग एंड पुअर कस्टमर ट्रस्ट. तो मिस सेलिंग होती है, एक चीज़ बता के दूसरी चीज़ आपको सेल की जाएगी तो कस्टमर भी अपना ट्रस्ट खो बैठेगा ये इंडस्ट्री से. तो ये काफ़ी कॉमन चीज़ें हम लोगों ने देखी है इंश्योरेंस सेक्टर में होती है. प्रोडक्ट में इनोवेशन का गैप है. ठीक है, इनोवेशन है ही नहीं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के. इंश्योरेंस सेक्टर में जो भी प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं उसमें बिल्कुल भी इनोवेशन नहीं है, वही पॉलिसीज़ आपको बेची जाएगी, 2-4 की टर्म्स यहाँ वहाँ करके. ठीक है, पब्लिक सेक्टर कंस्ट्रेंट, जैसे पब्लिक इंश्योरेंस है जो दे फेस इनएडुकेट कैपिटल एंड फाइनेंशियल लॉसेस, ओवर एक्सपोजर टू हेल्थ इंश्योरेंस, तो लोग सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर ही फोकस करते हैं, एंड लैक अ लेवल प्लेइंग फील्ड विद द प्राइवेट प्लेस, तो इनएफिशिएंट होती है पब्लिक सेक्टर की जो भी कंपनीज है इसमें. एमर्जिंग रिस्क क्या है, इसके अलावा रिस्क क्या है,
साइबर थ्रेट, क्लाइमेट चेंज, पेंडेमिक्स, ये सारी चीज़ें उसमें कवर की नहीं जाती है. एंड अदर इंटेंजिबल असेट एक्सपोजर रिक्वायर रैपिड एडेप्शन इन कवरेज एंड रिस्क मैनेजमेंट. तो ये भी उनको इंक्लूड करना चाहिए अपने पॉलिसीज़ में. तो लोग एक बार सोचेंगे पॉलिसीज़ या इंश्योरेंस सेक्टर में इंश्योरेंस अपना लेने के लिए. हाउ द एक्ट, अभी जो एक्ट बनाया है ये कैसे इसको चैलेंजेस को एड्रेस करता है. पहले सबसे पहले बूस्ट कैपिटल. एक्ट अमेंड्स द डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेटिव सोसाइटी टू रिमूव मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 100 करोड़ फॉर लाइफ, जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस. तो इन्होंने ये कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का ये रिक्वायरमेंट हटा दिया है या कम कर दिया है. ठीक है. फॉरेन इन्वेस्टमेंट 100% एफडीआई को अलाउ किया जाएगा. प्रीवियसली इट वाज 74% इन इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज. इट वुड एंकरेज, क्या हुआ इससे, फॉरेन कैपिटल इनफ्लो आ जाएगा एंड कैपिटल इन एडिवेसीज इन पब्लिक इंश्योरेंस भी एड्रेस हो जाएगी इससे. री इंश्योरेंस जो ये कंपनीज को, जो इंश्योरेंस कंपनी हमको इंश्योरेंस देती है, इनके ऊपर भी एक ये लोग भी अपना इंश्योरेंस लेके बैठते हैं. उसको हम लोग बोलते हैं री इंश्योरेंस. उनके लिए भी एक्ट क्या करता है, नेट ओन्ड लोअर करता है नेट ओन्ड फंड रिक्वायरमेंट फॉर फॉरेन री इंश्योरर्स फ्रॉम 5,000 करोड़ टू 1,000 करोड़, मेकिंग री इंश्योरेंस मोर एसेसिबल, इम्प्रूविंग रिस्क फ्री एंड कवरेज कैपेसिटी. रेगुलेटरी बर्डन को भी ईज करता है, जैसे कि शेयर ट्रांसफ़र अप्रूवल थ्रेशोल्ड 1 से 5% तक किया गया है. इनोवेशन को प्रमोट करेगा एंड फ्लेक्सिबिलिटी लाएगा, जैसे कि extending SEZs, IFSCs, exemptions and adaptation allows insurers and intermediaries to operate with more regulatory flexibility, promoting product innovation and tailored solutions. पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन एंड अवेयरनेस के ऊपर स्ट्रेंथन करता है. एजुकेशन एंड एक फंड बनाएगा, पॉलिसी होल्डर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड. इससे क्या करेगा, वो कंज्यूमर्स को एजुकेट करेगा, फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाएगा और उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेगा. और इससे क्या होगा, जो मिस सेलिंग एंड अंडर इंश्योरेंस है उससे ये एड्रेस हो जाएगा इशू. एनहांसिंग IRDA's ओवरसाइट पावर. ये रेगुलेटरी जो बॉडी है इनके ऊपर, जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका क्या करेगा, इनके पावर को भी ये बढ़ाएगा. ठीक है. एम्पावरिंग IRDA टू सुपरसीड बोर्ड्स, रेगुलेट रिन्यूमरेशन, inspect intermediaries and approve schemes of arrangement, strengthening governance, accountability and solvency management. LIC autonomy, LIC को autonomous body बनाएगा, open zonal offices और foreign regulatory compliance तक उसको हेल्प करेगा अचीव करने के लिए. ठीक है. IRDA के बारे में थोड़ी सी चीज़ें आप लोग देख सकते हो. मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर इसकी आइडिया थी. 1999 में ये एक्ट लाया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स. और रेगुलेट करता है, प्रमोट करता है एंड इंश्योर करता है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री हमारे कंट्री में अच्छे से ग्रो हो. रोल क्या है इसके अलावा, पॉलिसी बनाता है, लाइसेंसिंग है, लाइसेंस प्रोवाइड करता है कंपनीज को, ओवरसाइट करता है उनके फंक्शनिंग के ऊपर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड मार्केट डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करता है. 10 मेंबर्स होते हैं और एक इसमें से चेयरमैन होता है और 5 फुल टाइम एंड 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं टोटल. ठीक है. कंक्लूजन में आप लोग लिख सकते हो कैसे ये एक्ट एक रिफॉर्म है हमारे इंश्योरेंस सेक्टर के लिए. ठीक है. इनोवेशन प्रमोट करेगा, इम्प्रूव करेगा गवर्नेंस एंड पॉलिसी होल्डर्स का प्रोटेक्शन को बढ़ाएगा. यही चीज़ें आपको इसके कंक्लूजन में लिखनी है. ठीक है. नेक्स्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्विक कॉमर्स. ठीक है. काफ़ी ट्रेंडी टॉपिक है. क्विक कॉमर्स होता क्या है, फास्ट डिलीवरी जो आप लोग देखते हो, फ्लिपकार्ट मिनट्स हो गया, जेप्टो, ब्लिंकिट हो गया, ऑल दीज आर क्विक कॉमर्स. ठीक है. ई कॉमर्स था अमेजोन, फ्लिपकार्ट, उन्होंने फास्टर डिलीवरीज दे रहे, दैट इज़ क्विक कॉमर्स. इट रिफर्स टू इंस्टेंटेनियस और रैपिड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रिफरेबली विदिन एन आवर और लेस. 1 घंटे से भी कम में जो डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसको हम लोग क्विक कॉमर्स बोलते हैं. ग्रोथ रेट देखेंगे, स्टेटस देख रहे हैं हम लोग, 75 to 100% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये बढ़ा है इंडिया में. ठीक है. और इसका एक्सपेक्टेशन क्या है, 10 बिलियन तक जा सकता है 2029 तक. प्लेयर्स कौन है, जेप्टो, ब्लिंकिट और स्विगी का इंस्टामार्ट, ये है तीनों प्लेयर्स. ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है,
जैसे पेनिट्रेशन बढ़ा है स्मार्टफोन्स और इंटरनेट का, 2 क्लिक पे आप लोग कुछ भी मंगा सकते हो, ठीक है। सोशल मीडिया के राइज की वजह से ब्रांड्स क्या करते हैं, इनको ब्रांड्स के लिए भी इजी हो गया प्रमोट करने के लिए बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में आप लोग जेप्टो की ऐड देखोगे, ब्लिंकिट की ऐड देखोगे, कोई भी चीज़ आप बोलोगे सर्च करोगे आपको सोशल मीडिया पे उसके एड्स दिखेंगे, आपको टेम्प्ट होगा वो चीज़ में बाय करूँ। कंज्यूमर एक बिहेवियर होता है, यंगर जनरेशन्स आर मोर टेक सेवी, लोग टेक सेवियर प्रायोरिटाइज ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर ऑफर्स देखेंगे, उनको टेम्प्ट होगा, ठीक है, ड्यू टू कन्वीनियंस, अफोर्डेबिलिटी एंड स्पीड। फेवरेबल गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे कि यूपीआई, भारत नेट, तो ये पेमेंट फंक्शनरीज है जो कितना इजी है, आप लोग 2 मिनट में यूपीआई करके आप लोग मंगा सकते हो, आपको कार्ड डालने की डिटेल्स नहीं, कुछ भी नहीं, इजी आपको एक्सेस है सारी चीज़ें। टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट है उसकी वजह से भी इसका क्विक कॉमर्स का ग्रोथ हुआ है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसके, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ठीक है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है इससे, फ्रीक्वेंट एंड इम्पल्सिव बाइंग आप लोग कर, जैसे मैंने बोला टेम्प्ट हो जाओगे, कुछ ऐड देखोगे, कुछ सर्च किया है, उसके बाद उसकी ऐड आएगी आपको, पूरा एक दिन आप टेम्प्ट हो जाओगे। सोशल सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ द गिग वर्कर्स के ऊपर प्रेशर रहता है, 10 मिनट्स में उनको ऑर्डर डिलीवर करना है, 15 मिनट्स ऐप में आपको दिखता है डिलीवरिंग विद इन दिस मिनट्स, तो ये उनके ऊपर भी स्ट्रेस क्रिएट करता है कि उनको इतना टाइम में ही डिलीवर करना है। रिसेंटली ये चीज़ को हटाया गया है, 10 मिनट्स को बैन किया, देयर इज़ नो गारंटी ऑफ 10 मिनट सर्विस, ठीक है। आफ्टर द इशू वॉज रेज बाय राघव चड्ढा इन दी पार्लियामेंट। एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, रोड कंजेशन बढ़ जा रहा है, ठीक है, इससे एक डिलीवरी पर्सन एक आइटम आके प्रोवाइड करेगा, फिर वापस अपने स्टोर पे जाएगा, फिर वहाँ से लेगा, ठीक है, इससे काफ़ी आप लोग देखोगे स्विगी, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट वाले, जोमेटो वाले घूमते ही रहते हैं, आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। दूसरे इम्प्लीकेशंस क्या है, हेल्थ इम्प्लीकेशंस है, ठीक है, और रिटेल बिजनेसेस है और जो किराना स्टोर्स है उनका भी बिजनेस ख़राब हो गया है बिकॉज ऑफ दिस। स्ट्राइकिंग द राइट बैलेंस, अभी इसके बीच में राइट बैलेंस होना चाहिए, फ़ायदेमंद भी है नुकसान भी है, तो एक राइट बैलेंस कैसे आएगा। सोशल सिक्योरिटी नेट प्रोवाइड, जो डिलीवरी पार्टनर्स के ऊपर हमको उनको इंश्योरेंस मिलना चाहिए, मेडिकल असिस्टेंस मिलनी चाहिए, ठीक है, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको सारे ये गिग वर्कर्स को सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। गिग वर्कर्स भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए, मेंस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, आप लोग उसके ऊपर भी देख सकते हो। हाइजीन प्रैक्टिसेस एंड हेल्थ आउटकम्स के ऊपर फोकस करना है, जैसे कि एफएसएसआई को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वार्निंग और उनके लैप्सेस होते हैं उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। कोलैबोरेशन होना चाहिए एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ के साथ, जैसे कि किराना स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, किराना स्टोर से जाके भी आप लोग वो जो डिलीवरी पार्टनर्स है वहाँ से उठा के वो लोग कस्टमर को दे सकते हैं। इससे क्या होगा, किराना स्टोर्स का भी बिजनेस हैम्पर नहीं होगा। रेगुलेटरी इंटरवेंशन, जो लेबर राइट्स के ऊपर भी इनको ध्यान देना है। एनवायरनमेंट रेजिलेंस, ठीक है, डिलीवरी व्हीकल्स जैसे कि ड्रोन यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन आ जाएगी इससे डिलीवरी में, ठीक है। कीवर्ड्स, बीमा योजना, IRDI, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, क्विक कॉमर्स, गिग वर्कर्स, देखो ये सारे टर्म्स हैं, आप लोग ये टर्म्स एग्ज़ाम में लिखोगे, अपने आंसर्स में लिखोगे तो काफ़ी आपको फ़ायदा होगा इससे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है।